तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसको कैसे अरेंज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसका कहाँ यूज़ होता है, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो पदार्थों को उनके मानक अपचयन विभव या फिर हम कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या फिर घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसा कि विद्युत रसायन में आप सभी ने मानक अपचयन विभव, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, उस आधार पर जब हम किसी पदार्थ को उनके बढ़ते या फिर घटते, दोनों कर सकते हैं, या तो हम बढ़ते क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में। तो जब हम पदार्थों को उनके बढ़ते या घटते हुए मानक अपचयन विभव या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है और उस श्रेणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहाँ पर आपको दाहिनी तरफ E0 की वैल्यू दी गई है। E0 जिसे हम मानक अपचयन विभव या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मानक अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर माइनस है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या हो रही है, प्लस होती जा रही है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देख सकते हैं कि जिस पदार्थ का मानक अपचयन विभव क्या होता है, अधिक होता है, उनका अपचयन भी अधिक होता है। यानी कि जिसकी मानक अपचयन की वैल्यू अधिक होगी उसका अपचयन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। और अपचयन क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इस श्रेणी में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मानक अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है, यानी कि इनकी अपचयन की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि इस श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एरो बनाया है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अपचयन की जो प्रवृत्ति है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। अपचयन का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम कहते हैं अपचयन। और एक कंसेप्ट और है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन, और ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी, क्योंकि जब अपचयन बढ़ता है तो ऑक्सीकरण क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण के लिए मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें कि कॉपर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कॉपर आयन बना रहा है। वही हम बात करें अपचयन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर आयन है जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। और इसी आधार पर मैंने बताया कि अगर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तो अब देखिए, इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो अपचयन की प्रवृत्ति घटती है और ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट हम दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं और दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक अभिक्रिया लिया है और यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक से जिंक आयन बना है और कॉपर आयन से कॉपर बना है। तो ये कैसे बना होगा आपको यहाँ पे सोचना है। तो अगर जिंक से जिंक आयन बना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉपर आयन से कॉपर बना है, तो इसका मतलब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे किया होगा, जिंक से लिया होगा, जाहिर सी बात है। उसको इलेक्ट्रॉन कॉपर को कहाँ से मिलेगा, जिंक से मिलेगा, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कॉपर को ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं। ऑक्सीकारक, ये बात याद रखिएगा, क्यों ऑक्सीकारक कह सकते हैं, क्योंकि कॉपर आयन ने किसी का ऑक्सीकरण कराया है, इसलिए यह ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब ये किसका ऑक्सीकरण कर रहा है, जिंक का कर रहा है, क्योंकि कॉपर आयन ने जिंक से इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉपर आयन को ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं। लेकिन अभिक्रिया की बात होगी तो हम अभिक्रिया बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया।
अब यदि हम बात करें जिंक की, तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और साथ ही साथ जिंक क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है कॉपर का, इसलिए जिंक को हम बोलेंगे अपचायक। ध्यान दीजिएगा, जिंक को हम क्या बोलेंगे, अपचायक। क्यों अपचायक कहेंगे, क्योंकि ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन देकर उसका अपचयन करा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम सभी जानते हैं कि अपचयन की क्षमता बढ़ती है, यानी कि हमने बताया कि जो ऊपर से नीचे आते हैं तो जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं, यानी कि उनकी अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। और यदि अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है तो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार जिसकी अपचयन की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा दूसरे का ऑक्सीकरण कराने के लिए। तो इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब यदि हम इसी का उल्टा कर दें ऑक्सीकरण के केस में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। और ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटने का मतलब क्या हुआ, अपचायक की प्रवृत्ति घटेगी, या फिर हम कह सकते हैं अपचायक की क्षमता घटेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई आप एक पॉइंट याद रखिए, चाहे अपचयन याद कीजिए, चाहे ऑक्सीकरण याद कीजिए, या फिर ऑक्सीकारक याद कीजिए, या फिर अपचायक याद कीजिए। तो आपको कोई एक पेयर याद करना है जिससे कि आप अपोजिट लिख सकें। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति जो होती है ऊपर से नीचे आने पर घटती है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी हम इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटती है। तो ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जब ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति घटेगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। जैसा कि हम सभी ने क्लास 10th में पढ़ा है कि धातुओं की जो सक्रियता होती है उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं उनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते उनकी सक्रियता कम होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की सक्रियता घटेगी। तो याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की ओर तत्व होते हैं उनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को कहीं नोट कर लीजिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की ओर होते हैं जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक जितना अधिक होता है उनकी सक्रियता अधिक होती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं धातुओं की सक्रियता घटती है और उनका जो मानक अपचयन विभव का मान है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं अपने से कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पर रिएक्शन है, जिंक क्लोराइड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और जिंक बना रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जिंक को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नीशियम जिंक के ऊपर हो, क्योंकि मैग्नीशियम अगर ऊपर की ओर होगा श्रेणी में तो उसकी सक्रियता अधिक होगी, और अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या कहते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की सक्रियता अधिक है, इसलिए क्या करेगा, जिंक को हटा देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो इसलिए जिंक को हटाकर बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। अगर इसी अभिक्रिया में मैग्नीशियम की जगह जिंक होता और जिंक की अगर मैग्नीशियम होता, यानी कि इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देते, तो यह अभिक्रिया पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी हम नोट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी गैल्वेनी सेल का निर्माण करते हैं तो जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं उनका उपयोग एनोड बनाने में करते हैं, और जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं उनका उपयोग हम कैथोड बनाने में करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो जब मैंने आपको गैल्वेनी सेल पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि जब भी किसी भी सेल का जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था कि ये नोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने गैल्वेनी सेल लिया था तो उसमें जो हमारा एनोड था वो जिंक था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक है, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर, और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कैथोड था वो कॉपर था। तो आप देख सकते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में
जो कॉपर है वो जिंक के बहुत नीचे है। तो हम ऐसे धातुओं का प्रयोग करते हैं जिनकी सक्रियता अधिक होती है, उनका हम उपयोग करते हैं एनोड के रूप में, और जिनकी सक्रियता कम होती है उनका उपयोग करते हैं कैथोड के रूप में। इसलिए जिंक और कॉपर में अगर हम देखें तो जिंक को हम लोगों ने एनोड के रूप में लिया और कॉपर को हम लोगों ने कैथोड के रूप में लिया। तो आप पहले से ही जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है।